हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ताकत लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है और कॉमर्स के बारे में आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी, पढ़ा होगा, तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि इसमें डीआर, डेबिट, क्रेडिट, एलएफ, लेजर फोलियो, जर्नल जैसी कुछ चीजें होती है। अब ये जर्नल क्या होता है और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, हमको पता है कि कॉमर्स में बेसिकली हमारे लिए मैटर क्या करता है, पैसा, मनी। यस, सो पैसा कभी आता है, कभी जाता है, कभी क्रेडिट पे होती है चीजें, कभी डेबिट पे होती है, यानी कभी हम किसी को उधार दे देते हैं, कभी उधार ले आते हैं। सो इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करना जरूरी होता है? क्योंकि सर आज हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है, आज हमने जो भी काम किया है, किसी से पैसे ले लिए, तो वो पॉसिबल है कि बिजनेस में बिजीनेस होने की वजह से हम 10 दिन के बाद भूल जाएं, तो उसको हम भूल ना जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग के लिए जो हम बुक बनाते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं। पर क्या अगर हमारा बिजनेस बड़ा होगा सर, तो भी जर्नल की एक ही बुक होगी? फिर तो बहुत ही मोटी और वॉल्यूमिनस हो जाएगी। फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? उसके लिए अलग अलग जो पार्ट्स अगर हम बना दें तो फिर तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगी। सो आज इसी सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। साथ ही साथ में आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा कि व्हाट आर द स्पेशल जर्नल एंट्रीज व्हिच आर डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन students. So without missing any important part of this video, let's get back to the video. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये जर्नल होता क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जर्नल क्या होती है, एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है जो हम कॉमर्स में यूज करते हैं और हम सिर्फ कॉमर्स वाले ही समझ सकते हैं। तो सर, अगर हमने अपने, और आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स की हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब स्टार्ट होता है सर? हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है सर 1 अप्रैल के दिन। 1 अप्रैल को और क्या मनाते हैं हम? अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं। बट जो के पार्ट, सो 1 अप्रैल के दिन हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग करते हैं। और इसके जस्ट एक दिन पहले कौन सा दिन होता है सर? 31 मार्च होती है। तो 31 मार्च इज द एंडिंग मंथ एंड 1 अप्रैल इज द स्टार्टिंग मंथ। ओके, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेके मार्च तक का जो पूरा 12 महीने का टाइम होता है, ये हमारा बैंक्स का और सभी का फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। ये आपको पता होगी बात। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमने इस डेट पे करी अप्रैल में से, तो मैक्सिमम चांसेस है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने की वजह से हम चीजों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, वो दिमाग से निकल जाती है। सो चीजें हमारे दिमाग से निकल ना जाए, इसीलिए हमने चीजों को क्या करना शुरू किया स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान देके आप इस चीज को समझना कि चीजों को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो व्हेन वी रिकॉर्ड द एंट्रीज, व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द बुक्स, दैट पर्टिकुलर बुक इज कॉल्ड एज ए जर्नल बुक स्टूडेंट्स। तो अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा पैमाने पे आप बिजनेस कर रहे हो, इज इट पॉसिबल, आप मुझे बताओ, कि हम एक ही जर्नल की बुक बनाएं और उसी में हम आने वाले पैसे, जाने वाले पैसे, सेल्स, हमने किसी को कुछ उधार पे दे दिया, हम कोई मशीनरी परचेज करके लेके आए, ओके, XYZ ऑल द ट्रांजैक्शन, इज इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन वन बुक? नॉट पॉसिबल. So student, that's why we divide this journal into 8 parts. हम इस जर्नल को क्या कर देते हैं, 8 पार्ट्स में हम इस जर्नल को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, सब डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो सब डिवाइडेड बुक्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस बुक को हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। आप भूलेंगे नहीं इस चीज को प्लीज, सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडियरी, सब्सिडियरी का मतलब होता है सब यानी छोटी, इसी बुक के छोटे छोटे साइड वाले पार्ट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। अब इसमें स्टूडेंट कौन से बुक होते हैं? तो सबसे पहला जो आपका बुक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सर हम सभी को पता है कि कैश जो है वो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैश के ट्रांजैक्शंस तो भर भर के होते हैं सर, तो कैश बुक होती है। फिर हमारी होती है परचेज बुक,
ओके स्टूडेंट, तो अब आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया है तो बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है आप कोई ना कोई स्टॉक्स लेके आएंगे जिसको आपको सेल करना है। सो परचेज हो गई। अगर आपने सामान को परचेज किया, हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टेड गुड्स निकल जाए, तो अब इस परचेज को हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसकी भी एक हम सेपरेट से बुक बना लेते हैं। अगली जो टाइप की बुक हम देखने चल रहे हैं, अब आपने परचेज किया, उसमें से कुछ डिफेक्टेड गुड को रिटर्न किया, परचेज रिटर्न बुक हो गई। फिर आपकी होती है सेल्स बुक। ओके स्टूडेंट, आपने सामान को क्या किया, सेल किया। बट आपको यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, दैट दिस परचेज बुक एंड सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स, नॉट कैश परचेज एंड कैश सेल्स। व्हाई? बिकॉज कैश परचेज एंड कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन a separate book that we have already made for the cash transaction. So student, हमने फर्स्ट बुक देखा कैश बुक, सेकंड बुक देखा परचेज, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स। और ऑब्वियसली सर, अगर हमने परचेज के बाद परचेज रिटर्न बनाया है तो सेल्स के बाद हमको कौन सी बुक बनानी पड़ेगी? हमारा कस्टमर भी तो हमको सामान क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ओके, सो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इज हमारा बिल्स पेएबल। किसी को अगर हमें कोई पैसे देने हैं तो हम भूल ना जाएं, इसीलिए क्या होती है, बिल्स पेएबल बुक होती है। अगली बुक होती है, अगर हमको किसी से पैसे लेने हैं तो हम भूल ना जाएं, सो वो क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। और आठवां, जिसका कोई नहीं उसका कौन, उसका तो जर्नल प्रॉपर होता है, जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर में क्या चीजें होती हैं जो कहीं नहीं आती? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसी प्लेलिस्ट में डेप्रिसिएशन की भी वीडियोस डाल रखी है। तो स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन जो होता है, इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन में तो हमारा लॉस हो रहा है, पैसे ना कहीं आ रहे ना जा रहे हैं, तो वो ना तो कैश है, ना परचेज है, ना सेल्स है, ना रिटर्न है, ना किसी से पैसे लेने हैं ना देने। तो ऐसी एंट्रीज के लिए हम जो सेपरेट बुक बनाते हैं, दैट इज नोन एज जर्नल प्रॉपर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये 8 बुक्स के नाम पता चल गए होंगे। फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज नोन एज द सब्सिडियरी बुक्स। हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे फटाफट से। सो स्टूडेंट, जो कैश बुक होती है, इसमें हम सभी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट? कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमने कभी कैश में परचेज किया, कभी सेल किया, ओके, तो वो सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट पे। अगर आपने उधार पे आपने क्या खरीदा है, अपने बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदा है, तो जो हम स्टॉक खरीद के लाए, मैं हमेशा एक टी शर्ट सेलिंग का एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए आपका एक गारमेंट का शॉप है और आप उसमें टी शर्ट्स बेचते हैं, तो आप जो टी शर्ट के स्टॉक को खरीद के लाए उधार पे, कैश देके नहीं, वरना वो इसका पार्ट होता, तो आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। लाने के बाद आपने देखे कि उसमें 2 या 3 टी शर्ट्स क्या है, खराब है, तो वो तो कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा, तो वो जब आप रिटर्न करोगे तो उसके लिए एक सेपरेट बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक। यानी कि जो आप सामान क्रेडिट पे परचेज कर लाए थे उसको अब आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे। नेक्स्ट अब क्या होगा, आप उस टी शर्ट को सेल करोगे अपनी शॉप में कुछ प्रॉफिट लेके, तो वो आपका कहां होगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। और अगर आपके कस्टमर को उसमें कुछ डिफेक्ट निकला, कुछ प्रोडक्ट में खराबी निकली, तो वो रिटर्न भी करेगा, दैट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज बिल्स पेएबल। पेएबल मींस हमें जो बिल्स को क्या करना है, पे करना है। हम सामान ले आए बट हमने पैसा नहीं दिया है, तो उसके लिए हम सामने वाली पार्टी का इसमें क्या करेंगे, नाम रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, हमने सामने वाली पार्टी को कोई भी गुड्स बेच दिया है बट अभी हमने पैसे लिए नहीं है, तो वो हमारे दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए हमने कहां रिकॉर्ड कर लिया इस चीज को, बिल्स रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर एक ऐसी बुक होती है जो इन सभी बुक्स में नहीं आ पाता, वो इसमें आता है। जैसे कि कौन सी एंट्री आती है सर, इसमें आती है हमारी डिप्रिसिएशन की एंट्री आ जाती है सर, ठीक है, और इसमें आती है आपकी ओपनिंग एंट्रीज। अब ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। ओके, सो स्टूडेंट्स, जर्नल प्रॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। अगर आपने कोई मशीनरी परचेज किया तो आपका तो बिजनेस टी शर्ट सेलिंग और परचेजिंग का है,
ठीक है, तो आप टी शर्ट अगर आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तब आप उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर आपने कोई फर्नीचर या कोई टाइपराइटर या कोई मशीनरी या कुछ भी ऐसा परचेज किया जिसको आप यूजुअली सेल या परचेज नहीं करते अपने बिजनेस में, कभी कभार आप परचेज सेल करते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जब आप एसेट्स परचेज कर लाए अपने बिजनेस के लिए या कोई भी एसेट आपने सेल कर दिया अपने बिजनेस के अंदर, तो आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट दीज बुक्स आर वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ जर्नल। सो स्टूडेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए। क्यों दो पार्टीज होनी चाहिए सर? क्योंकि हम अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। जी हाँ, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? दो एंट्रीज, यानी हम अकाउंटिंग में ऐसे बिलीव करते हैं कि अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली सर पैसे लेने वाला भी कोई होगा, तो हो गई ना डबल एंट्री। अगर मैंने सामान को सेल किया है तो सर सामान को परचेज करने वाला भी कोई होगा। दैट एंट्री सिस्टम इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। सो एज पर डबल एंट्री सिस्टम, माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ऑलवेज two effects of any transaction. When I am giving this, someone is receiving this. When I am receiving this, someone is giving this. So these are called as the two effects. Therefore, we justify this in double entry system. अब students, in journal we divide every transaction of this world under three parts: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि जर्नल के अंदर सभी ट्रांजैक्शन को हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अंडर में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट हम एक एक करके इसके बारे में सीखते हैं। व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम यूजुअली इसको बोलेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू सम पर्सन। जहां पे भी आपको किसी पर्सन का नाम सुनाई दे, जहां पे भी किसी पर्सन का नाम साउंड करे, वो आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है। तो अब पर्सनल अकाउंट होता है, सॉरी नहीं हो सकता है, नहीं होता है। अब पर्सनल अकाउंट में कौन से पर्सन होते हैं सर? एक तो होता है हमारा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन सर? जैसे कि राम हो गया, ओके, रहीम अकाउंट हो गया, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, ये नाम ही है। और ये कौन से हैं हमारे? नेचुरल पर्सन है सर, इनको तो भगवान ने ही बनाया है। ओके, राम हो गया, रहीम हो गया, ओके, सोनम, या ऐसे किसी भी पर्सन का नाम, हमने नाउन पढ़ा है तो किसी भी पर्सन का नाम जो होता है वो नेचुरल पर्सनल के अंडर में आता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल। नेक्स्ट इज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सनल। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको हमने नहीं बनाया, बट जिसको किसने बनाया? रूल्स ने बनाया, लॉ ने बनाया। जैसे क्या? जैसे सर हमारी हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब ये है तो एक कंपनी, बट नाम तो इसका भी है, ये कोई लिविंग पर्सन तो है नहीं। सो देयरफॉर इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और क्या हो गया? जैसे दुनिया की कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्टी फर्म या कोई भी क्लब हो गया, तो उन सभी का नाम इसमें क्या हो जाता है, आ जाता है। जैसे एसबीआई अकाउंट, एसबीआई इज व्हाट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इन सभी का क्योंकि अपना अपना एक क्या है, नाम है, पर ये कोई लिविंग पर्सन तो है नहीं। ऐसे आपके आसपास आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो या तो नेचुरल पर्सन होंगी या तो आर्टिफिशियल पर्सन होंगी। किसी बिल्डिंग के नाम को भी आप क्या किसके कैटेगरी में डाल सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मिस्टर राम डिपॉजिटेड रुपीज 400 इन एसबीआई बैंक। तो अब इस सिंपल से दिखने वाले ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं? एक तो मिस्टर राम है, हु इज अ नेचुरल पर्सन। एक तो एसबीआई है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसके ऊपर मैं आपको एक गोल्डन रूल भी सिखाऊंगा बाद में इसी वीडियो में आगे, वो भी हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जर्नल एंट्री हमको आ जाएगी समझ में। आई होप स्टूडेंट आपको नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। स्टूडेंट, इसी में एक तीसरा और लास्ट होता है विच इज नोन एज अ व्हाट,
विच इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या होता है सर ये रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का मतलब ही होता है या तो एडवांस ले लिया, काम नहीं किया, या तो काम कर लिया, अभी पैसे नहीं मिले, हमने किसी को एडवांस में पैसे दे के रखे हैं। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? इसके पूरे वर्ड के आगे कहीं एडवांस दिखेगा, या आपको क्या दिखेगा? आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखेगा, या क्या वर्ड दिखेगा? अक्रूड वर्ड दिखेगा माय डियर स्टूडेंट, या तो लास्ट इज प्री पेड। तो ये आपको अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे दिख गया तो आपको समझ जाना है कि वो ना एक्सपेंस है ना इनकम है, वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जैसे एडवांस रेंट, एडवांस में रेंट दे दिया बट अभी हम घर में रहे नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट, हमने रह लिया है घर में, आप रह रहे हो बट यू हैव नॉट पेड इट। अक्रूड इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया बैंक में बट यू हैव नॉट विथड्रॉन इट। तो यहां पे आप देख रहे हो आपने एडवांस में दे दिया बट अभी आपने पेमेंट नहीं करी, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अक्रूड यानी मनी इज ऑलरेडी जनरेटेड बट वी हैव नॉट रिसीव्ड। प्रीपेड मींस व्हाट? वी हैव ऑलरेडी पेड समथिंग इन एडवांस। अगेन तो एडवांस और प्रीपेड कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड भी रिलेट करते हैं। तो ये सारे जो आपको इनकम या एक्सपेंस के सामने दिख जाए सो आपको समझ लेना है कि वो आपका कौन सा पर्सनल होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। आई होप स्टूडेंट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, दिस इज नेचुरल इज नेम ऑफ राम श्याम सीता गीता जिसे भगवान ने बनाया है। आर्टिफिशियल यानी किसी भी कंपनी, ट्रस्टीशिप, क्लब या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है? जब भी ट्रांजैक्शन में ये वर्ड आ जाए, एडवांस आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, अक्रूड आ जाए या प्रीपेड आ जाए, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ अकाउंट विच इज नोन एज रियल अकाउंट। अभी रियल क्या होता है? रियल तो सर हमको नाम से ही पता चल रहा है कि जो सच में हो। यस, बट सच में होना भी जरूरी नहीं है। रियल में भी 2 पार्ट होते हैं। रियल का पहला पार्ट होता है कौन सा सर? हमारा पहला पार्ट होता है टैंजिबल। Now student we are going to discuss this real account में पहला part tangible, to which we can touch, to which we can feel, without which our business cannot run. For example, what are those things sir to which we can touch, feel and without which our business cannot run? Sir, that can be machinery, yes, that can be our furniture, yes, okay, that can be our land and building. Okay sir, yes, correct, we cannot start business without this also. And fan, yes, AC, yes, ट्यूब लाइट्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो ऐसी चीजें हैं जो एसेट्स हैं और इनके बिना आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप ऑनलाइन भी बिजनेस रन कर रहे हो तो ऑनलाइन भी आपको एक डोमेन खरीदना पड़ता है जो आपका एक लैंड एंड बिल्डिंग की तरह ही काम करता है। उस डोमेन के लिए भी यू हैव टू पे मनी, सो दैट मनी दैट यू हैव पेड बट यू कैन नॉट टच द वेबसाइट, सो देयरफॉर इट विल बी ट्रांजैक्टेड अंडर अनदर टाइप व्हिच इज नोन एज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल। अब ये इंटैंजिबल क्या होता है सर? इंटैंजिबल वो चीजें होती हैं टू विच वी कैन नॉट टच। देखिए, टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे मार्कर है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। बट इंटैंजिबल क्या है? हमारे बिजनेस की वो चीजें टू विच वी कैन नॉट टच एंड फील बट इट इज प्रॉफिटेबल फॉर आवर बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। ये सारी चीजें जो होती है जैसे मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जब भी बिजनेस से बाहर जाएंगी पैसे दे के जाएंगी, ये सभी चीजें बिकेंगी। बट जो इनटैंजिबल है इसको हम टच एंड फील नहीं कर सकते, बट जब भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगी हमको पैसे देगी या जब भी हम इसको सेल करेंगे। अब इसमें क्या आती है स्टूडेंट? इसमें आती है आपकी रॉयल्टी, इसमें आती है आपकी गुडविल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, सो रॉयल्टी है, गुडविल है, और इसके साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी पेटेंट अगर आपने अपने नाम पे करवा लिया है, कोई भी आपने ऐसी चीज बना दिया है जिसके ऊपर कॉपीराइट हो गई है, तो इन कॉपीराइट आपने करवा लिया है, तो स्टूडेंट ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और अगर कोई आपसे इसे खरीदना चाहता है तो इसके लिए क्या करता है? पैसे देता है। जैसे मैंने अगर कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो को कोई अपना बनाना चाह रहा है, कोई अपने चैनल पे चलाना चाह रहा है, तो मैं उससे पैसे लूंगा और उस पैसे को मैं क्या बोलूंगा? कॉपीराइट। ओके, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है, मैंने यूट्यूब पे इसको
रजिस्टर किया है, सो मुझे क्या करने, इससे पैसे लेने पड़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट ऑल दीज आर योर रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, tangible and intangible. I hope student this is clear to you. Personal account is divided into three part. Number one is natural person, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हमने बनाया है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। रियल में हमने दो चीजें देखा, टेंजिबल अकाउंट देखा और इनटेंजिबल अकाउंट को देखा। टेंजिबल टू विच यू कैन टच, टू विच यू कैन फील, इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, और जब भी आप बिजनेस को बंद करेंगे ये सारी चीजें सेल हो जाएंगी और आपको पैसे मिलेंगे। intangible goods are those intangible items are those items to which you cannot touch and feel, but these are very important for the business, and whenever you will sell you will रिसीव मनी। अगला और आखिरी है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का भी मतलब क्या होता है, नाम का। होता तो ये नाम का है पर इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी दो पार्ट सर, या तो आपकी इनकम होगी या तो आपका एक्सपेंस होगा, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। जैसे क्या सर, जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड तो इनकम हो गया, और अगर रेंट पेड तो एक्सपेंस हो गया सर। अगर तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अगर रिसीव किया तो इनकम हो गई, अगर कमीशन पे किया तो एक्सपेंस हो गया सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी हूं, इलेक्ट्रिसिटी रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड तो मेरी इनकम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड तो मेरा एक्सपेंस हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के सब डिवाइडेड पार्ट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब हम देखेंगे स्टूडेंट गोल्डन रूल। व्हाट इज गोल्डन रूल? अब इस सेंटेंस में हमने दो चीजों को तो देख लिया, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, ₹400। नो, रुपीज इज व्हाट, कैश। कैन वी टच द कैश? यस सर। क्या ये किसी पर्सन का नाम है? नहीं सर। क्या ये किसी कंपनी का नाम है? नहीं सर। क्या ये एडवांस, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड या प्रीपेड है? नहीं बताया है सर, ये सारे वर्ड्स तो नहीं दिख रहे हैं इसमें। अब हम देखेंगे रियल और टेंजिबल। क्या ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल चीज है और वी कैन टच इट? यस सर। Can we run business without cash? No sir. So cash is also very important part of tangible item. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर राम भी है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कैश भी है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर SBI भी है। अब मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम कौन से हो गए बताइए आप? फटाफट से वीडियो को चलने दीजिए और बताइए मिस्टर राम, वीडियो को पॉज करके बताइए मिस्टर राम पर्सनल होंगे, रियल होंगे या नॉमिनल होंगे? यस, मिस्टर राम इज अ नेचुरल पर्सनल। मिस्टर राम इज अ नेचुरल पर्सन। तो इसके ऊपर पर्सनल का गोल्डन रूल जो अभी हम सीखेंगे वो लगाएंगे। अब ये ₹400, रुपीज इज व्हाट, इट इज अ रियल टेंजिबल। तो ये क्या हो गया आपका, रियल हो गया, टेंजिबल अकाउंट हो गया। SBI बैंक, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, आर्टिफिशियल यानी कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस तरीके से ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करना आ जाए तो आप इजी अच्छी तरीके से इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसके गोल्डन रूल्स। Okay student, so these are the golden rules which are written here in the in this account section. So personal account का golden rule क्या होता है सर? Debit the receiver, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीवर है जिसे भी पैसे मिले और अगर वो पर्सन है तो उसको हमको क्या कर देना है सर, डेबिट कर देना है। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट वर्ड हमारा लिया गया है इटैलिक वर्ड से, डेबिटो और क्रेडिटो से, जिसका मतलब होता है, डेबिट का मतलब होता है ऊपर लिखना और क्रेडिट का मतलब होता है नीचे लिखना। यानी कि जैसे अगर मिस्टर राम ने किससे पैसे लिए, सपोज कीजिए मिस्टर अब्दुल से पैसे लिए। ओके, मिस्टर राम टुक मनी फ्रॉम मिस्टर अब्दुल। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है? मिस्टर राम है। सो मिस्टर राम डेबिट द रिसीवर, मिस्टर राम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और गिवर कौन है? मिस्टर अब्दुल है, तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। बट स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एग्जाम के अंदर आपको पूछा हुआ होता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अब आपको ये बहुत ध्यान से देखना होगा कि आपको जो जर्नल एंट्रीज पास
पास कर रहे हो वो किसके बुक में पास कर रहे हो। स्टूडेंट प्लीज ये वीडियो को ध्यान से, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से समझना कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना और एक बिजनेसमैन यानी कि आप ही इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हो इस तरीके से रीड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट कि जिसकी भी बुक में एंट्री के लिए आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में नाम, उसका नाम पूरे जर्नल एंट्रीज में कहीं नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अब्दुल। अब मिस्टर अब्दुल के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है कि ये किसके साथ हो रहा है, मिस्टर अब्दुल के साथ हो रहा है, और मैं कौन हूं, मिस्टर अब्दुल हूं। आ गई आपको बात समझ। तो यानी कि व्हेन मिस्टर राम रिसीव्ड 300 और 400 फ्रॉम मिस्टर अब्दुल, तो मैं कौन हूं, मिस्टर अब्दुल हूं, यानी आई एम गिवर और रिसीवर। अब आप बताइए मुझे, मैं अगर मिस्टर अब्दुल हूं, मैंने मिस्टर राम को क्या किए, पैसे दिए या लिए, मैंने मिस्टर राम को पैसे दिए हैं। सो दिए यानी क्रेडिट द गिवर, यानी क्या मैं नीचे अपना नाम लिख दूं, नहीं। अब आपको यहां पता चलना चाहिए कि अगर ये जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अब्दुल पूछा है तो मैं रिसीवर का यानी कि मिस्टर राम का नाम तो लिख सकता हूं पर अपना नाम नहीं लिख सकता। तो क्या सर सिर्फ ऊपर ही लिख के छोड़ दें, नहीं सर, क्योंकि इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम, सो यू हैव टू रिकॉर्ड टू थिंग्स, डेबिट द रिसीवर यानी कि हम कौन है, मिस्टर अब्दुल हैं, एंड आपको ट्रांजैक्शन दिया है मिस्टर अब्दुल पेड रुपीज से 600 टू मिस्टर राम। अब अगर आप इस ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करेंगे तो मिस्टर राम और मिस्टर अब्दुल पर्सनल अकाउंट हो गए, रुपीज 600 रियल अकाउंट हो गया, टेंजिबल, हम कैश को टच कर सकते हैं। तो अब मिस्टर अब्दुल इज अ व्हाट, मिस्टर अब्दुल इज अ गिवर, तो मिस्टर राम को हम ऊपर लिख देंगे राम अकाउंट डेबिट। ये लिखने का एक तरीका होता है स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज को, यानी कि हम राम अकाउंट डेबिट सामने डैश मार के DR लिख देते हैं। तो क्या सर हम नीचे लिख दें अब्दुल क्रेडिट, नहीं, हम खुद की बुक में खुद का नाम नहीं लिखते स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से करना। अगर आपको क्वेश्चन में किसी का भी नाम मेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे कि ये आपके ही साथ सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल नथिंग इज सेड एंड रिटन इन द क्वेश्चन जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सिर्फ इतना दे दिया है। तो अब ये सारी जर्नल एंट्रीज जिसके साथ हो रही है वो कौन है, आप हो। फॉर एग्जांपल रिसीव्ड 400 एज रेंट, पेड रुपीज 6000 एज सैलरी। तो ये रेंट रिसीव करने वाला, सैलरी देने वाला कौन है, हम हैं जो क्वेश्चन को रीड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना होगा। मिस्टर अब्दुल पेड रुपीज 600 टू मिस्टर राम, नाउ डेबिट द रिसीवर, मिस्टर राम इज व्हाट, ही इज द रिसीवर, सो राम अकाउंट डेबिट। अब अगर हम इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जाएं तो क्रेडिट द गिवर, यानी कि नीचे तो मिस्टर अब्दुल का ही नाम आना चाहिए था बट नहीं आएगा बिकॉज वी आर मिस्टर अब्दुल। तो अब क्या करें सर, अब हम मूव करते हैं दूसरी चीज की तरफ विच इज कैश। कैश इज व्हाट, रियल अकाउंट टू विच वी कैन टच। रियल टेंजिबल का गोल्डन रूल क्या है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम तो अब्दुल हैं, क्या हमारे पास कैश आ रहा है क्या सर, नहीं सर, हमने तो कैश को पेमेंट करी है। किसको पेमेंट करी है, मिस्टर राम को करा है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है सर, कैश जा रहा है। तो अब ये तो इसमें फिट बैठ गया कैश अकाउंट। स्टूडेंट आई होप आपको जनरल एंट्री पास करना एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का गोल्डन रूल, रियल का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या होता है सर, नॉमिनल का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहे हैं उनको डेबिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, आपकी जो भी इनकम जो भी आपकी गेन हो रही है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मिस्टर अब्दुल का क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम हो रहा है, सर एक्सपेंस हो रहा है। तो ये नॉमिनल का गोल्डन रूल क्यों नहीं लगाया हमने सर, नॉमिनल का गोल्डन रूल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मिस्टर अब्दुल ना तो रेंट रिसीव कर रहे हैं, ना तो सैलरी रिसीव कर रहे हैं, ना कमीशन या ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जो नॉमिनल हो। जब भी किसी भी तरीके का इनकम या कोई भी एक्सपेंस का नाम दिया हो, रेंट, सैलरी, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस दैट, तब हम उसमें नॉमिनल अकाउंट को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी अकाउंट का नाम आप नीचे लिखते हो उसमें हम क्या लिख देते हैं, टू वर्ड लिख देते हैं। सो मिस्टर राम अकाउंट डेबिट, क्यों, बिकॉज मिस्टर राम इज व्हाट,
रिसीवर, टू कैश बिकॉज कैश इज व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट से अब मैं दूसरा ट्रांजैक्शन लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज करना और खुद से बताना कि क्या होगा, उसके बाद मैं आंसर तो लिख ही रहा हूं। Student, now here I have written another transaction, paid rupees 600 electricity charges. Now who is paying? I am paying. Okay, so debit the receiver, credit the giver. I am giving. Okay, rupees 600 again student हमारा रियल और टेंजिबल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब आप मुझे बताओ क्या ये किसी नेचुरल पर्सन का नाम है? नहीं है सर। क्या ये किसी कंपनी का नाम है? नहीं है सर। क्या ये कोई एडवांस या कोई ऐसा पैसा है जो हम एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम है क्या? नहीं है सर। ये कोई टेंजिबल आइटम भी नहीं है। तो सर ये नॉमिनल है, इनकम है क्या? ये एक्सपेंस है। सर ये हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। सो अब आ जाते हैं हम नॉमिनल के गोल्डन रूल पे, और नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, मैंने लिखने का तरीका बताया, डैश मार के DR, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से क्या जा रहा है स्टूडेंट बताइए, इस ट्रांजैक्शन को अगर आप रीड करोगे, पेड रुपीज 600 टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है सर। चलिए कैश को देख लेते हैं। कैश कौन है? अच्छा स्टूडेंट, यहां पे आपको ये भी डाउट आ सकता है, क्रेडिट द गिवर, मिस्टर अब्दुल इज पेइंग। मैं कौन हूं? मैं तो ट्रांजैक्शन रीडर हूं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूं क्या? आलोक सर, नहीं, अपनी ही बुक में मुझे अपना नाम नहीं लिखना है, इसीलिए क्रेडिट द गिवर का ये गोल्डन रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो रियल का, टेंजिबल का गोल्डन रूल अप्लाई होगा क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं क्या आपके पास? नहीं सर, तो ये भी नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस सर, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट? सर हमारे पास से तो एक ही जा रही है, मनी भाई बाहर जा रहे हैं। कितना रुपया जा रहा है? 600 सर, 600 ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छी तरीके से। प्लीज आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये गोल्डन रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूं फॉर्मेट, और एक क्वेश्चन दे दूंगा और आप इसको एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ मैं भी इसको सॉल्व करूंगा। Okay, my dear students, so now let's discuss about the format part of the journal entry। फटाफट से इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और जो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें हम देखेंगे कि मॉडर्न वे में कैसे जर्नल एंट्रीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और साथ ही साथ सेकंड वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सम स्पेशल जर्नल एंट्रीज विच आर डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। मुझे लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जर्नल एंट्री एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट अगर आपको कोई भी डाउट स्टिल रह जाए तो प्लीज आप इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट में जस्ट तुरंत ही कल लाने वाला हूं उसको डेफिनेटली देखना, मैं इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, और इसको अच्छी तरीके से समझना। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो सर हम क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर। अगर क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, खत्म, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डैश, क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन है, हमारा नाम क्या है। बट आपको जो भी ट्रांजैक्शन रीड करना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है, जैसे ये हमारे साथ ही हो रहा है। रिसीव रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर अजय, हु रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। सो मुझे यहाँ पे अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे आ गई आपकी डेट। अब डेट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एकदम ऊपर हम क्या लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं, जो भी ईयर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं सर, जो करंट ईयर है, जो आपकी एग्जाम की ईयर है, आप उसको लिख देंगे, और आप क्या कर देंगे, जैन या फेब या जो भी अगर एग्जाम के अंदर डेट दी हुई है क्वेश्चन में, वो हम डालना शुरू करेंगे एक एक करके यहाँ पे। सो आई होप स्टूडेंट डेट वाला कॉलम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पर्टिकुलर्स में हम चीजों को नोट डाउन करेंगे, देखिए कैसे। रिसीव्ड रुपीज 10,000, हु रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। तो क्या मैं अपनी बुक में अपना नाम लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता सर। तो ये क्या है, ये तो है सर कैश, और कैश किसका पार्ट होता है सर, कैश तो पार्ट होता है टेंजिबल एसेट होता है, तो इसलिए टेंजिबल ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। और मिस्टर अजय से मिल रहा है, सो मिस्टर अजय इज व्हाट, ये तो एक पर्सन होगा जिसे भगवान ने बनाया है, सो ये क्या होगा, हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो स्टूडेंट अब देखो दो चीजें हमें पता चल गई। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं,
देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा, कैश वर्ड अगर दिया है, ओके, कैश वर्ड दिया है या कैश के बारे में बात की जा रही है, तो कैश जब भी आया है, कैश अगर आपके पास आया है, यू हैव रिसीव्ड, हमेशा वो डेबिट होगा, ऊपर लिखा जाएगा। और कैश अगर आपने पे किया है, आपको ट्रांजैक्शन को रीड करके ये चीज समझ में आ रही है कि यू हैव पेड द कैश, तो उसको हमेशा नीचे लिखना, क्रेडिट में लिखना। इस बात को एकदम अच्छी तरीके से फिट कर लो दिमाग के अंदर। रेंट पेड ₹5,000, मैंने पे किया, कैश जा रहा है, नीचे लिखना है। रिसीव्ड ₹6,000 रेंट मतलब कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट में लिखना है, ऊपर लिखना है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको जो की कॉन्सेप्ट बताया उसको हमेशा ध्यान रखना। 10,000 रिसीव्ड, हु रिसीव्ड, आई रिसीव्ड, कैश आ रहा है, मैंने अभी भी बताया सर जब भी कैश हमारे पास आता है तो हम कैश को कहां लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। और लिखने का तरीका मैंने आपको ऐसे बताया है, ओके सर, पर्टिकुलर्स में हमने ये लिख दिया। और किससे ले लिया है सर हमने, मिस्टर अजय, पर्सनल का गोल्डन रूल अभी क्या बताया, फटाफट से वीडियो में पीछे जाइए और देखिए। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसको हमेशा आप टू से स्टार्ट करते हैं, टू मिस्टर अजय अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट। अब स्टूडेंट ये एलएफ वाला कॉलम भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बट बाद में। अभी देखो पहले आप कैश डेबिट में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो डेबिट में आप यहां पे लिख देना 10,000। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, पीछे से 3 लेटर के बाद आप कॉमा करोगे, 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट और फिर 1 डिजिट के बाद आप कॉमा करना अपनी हैबिट बना लो। टू मिस्टर अजय अकाउंट, यानी कि मिस्टर अजय ने क्या किए हैं, आपको पैसे दिए हैं, तो मिस्टर अजय नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे वाले के लिए आप हमेशा क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड में लिखा है तो इनके सामने आप 10,000 लिखोगे। ये होता है लिखने का तरीका। सो डेबिट अमाउंट मींस जो भी डेबिट हुआ है उसका अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट यानी जो भी क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट। तो अब ये सर एलएफ क्या होता है, तो स्टूडेंट एलएफ का मतलब होता है पेज नंबर। अब ये पेज नंबर यहाँ पे कैसे लिखेंगे सर, किस चीज का पेज नंबर लिखेंगे, क्या जिस बुक में हम लिख रहे हैं उसका पेज नंबर लिखेंगे, नहीं। अब देखिए यहां से ये सारा ट्रांजैक्शन जो भी कैश का है वो कैश बुक में जाएगा, जो मिस्टर अजय से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो मिस्टर अजय में जाएगा, जिसको आप बोलते हो जर्नल एंट्रीज को लेजर में डालना, जिसको बोलते हैं हम पोस्टिंग करना। तो स्टूडेंट व्हेन वी आर गोइंग टू पोस्ट, ऐसे हम जनवरी को जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सारा लिखेंगे, फरवरी का लिखेंगे, मार्च का लिखेंगे। अब ये किसी भी 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन के बाद एक एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। और जिस दिन हम कैश को कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक का पेज नंबर हम यहां पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सपोज कीजिए इस कैश के इस वाले ट्रांजैक्शन को हमने कैश बुक में पेज नंबर 2000 पे लिखा, पेज नंबर 2000 पे, तो एलएफ में मैं लिखूंगा 2000, यानी कि हमारा पेज नंबर क्या है 2000। यानी कि जब मैं 1 जनवरी के इस ट्रांजैक्शन को देखना चाह रहा हूं तो कैश बुक में पेज नंबर 2000 खोलूंगा तो मुझे इसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन मिलेंगे। वही मिस्टर अजय से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अजय की बुक में हमें कहां मिलेंगे, पेज नंबर 120 पे मिलेंगे। समझ में आ गई आपको बात। तो स्टूडेंट LF इज व्हाट, इट इज द पेज नंबर विच इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गई है। इन सभी के बाद हम क्या लिखते हैं, नरेशन, और नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके मार्क्स कटते हैं अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हो। तो सर अब हम इसको क्या लिखे, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अजय। व्हाट रिसीव्ड हमको तो मालूम नहीं, सो बीइंग कैश रिसीव्ड, खत्म। और इसको हम एक लाइन से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन, अब हम यहां पे एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। सपोज कीजिए रेंट रिसीव्ड ₹6,000, आपने 6,000 रुपीज की क्या करी है, रेंट रिसीव की है। स्टूडेंट ध्यान से कैश को पकड़ो, यहाँ पे कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर आ रहा है। तो कैश अगर आता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड ₹6,000। किससे मिला है सर, किससे मिला है, किसी और पार्टी का नाम है, नहीं है सर, ये है कैश। तो इसके ऊपर हमने रियल का गोल्डन रूल लगा लिया। रियल का गोल्डन रूल याद करने की भी जरूरत नहीं है सर, क्या है वो, कैश है। यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे तो आ रहे हैं तो डेबिट कर दिया। रिसीव्ड रेंट, ध्यान देना ये आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये क्या एक्सपेंस या लॉस है, नहीं सर। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यस सर ये तो हमारा क्रेडिट है, इनकम है, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
तो 6,000 रुपीज जो डेबिट का है वो डेबिट में, और जो क्रेडिट है उसके सामने हम क्रेडिट में लिख देंगे, कॉमा कॉमा पुट कर देंगे, और साथ ही हम क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके जितने भी ट्रांजैक्शन आते रहे, पहले आप उसको ध्यान से पढ़ के पर्सनल, रियल या नॉमिनल का गोल्डन रूल अप्लाई करके उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्रांजैक्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको जनरल एंट्री एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें हैं जैसे कब कैश लेना है, कब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, क्या स्पेशल जर्नल एंट्रीज होती हैं, और मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल एंट्री क्या होती है, जिसमें हम चीजों को क्लियर में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज दिस क्लियर? C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज, E स्टैंड फॉर एक्सपेंस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स एंड R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। तो क्लियर में डिवाइड करके, ये भी मैं आपको कीवर्ड के थ्रू सिखाऊंगा, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप स्टूडेंट मैंने जितनी भी चीजें आपको सिखाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, प्लीज इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना। अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने कवर किया है एक एक अच्छे तरीके से चुन के, क्योंकि ये सभी कुछ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझना, और प्लीज स्टूडेंट इतने अच्छे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता है। अपने उस फ्रेंड्स के साथ फटाफट से शेयर कर दो जिसकी एग्जाम्स आने वाली है, जिसको जनरल एंट्री नहीं समझ में आती या अकाउंटेंसी से थोड़ा सा स्पेशल वाला प्यार है मेरी तरह। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।